सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में यहाँ पर। और आज आप आए हैं विक्रम बत्रा जी के घर पे। और ये है मेरे पीछे इनका घर। और घर के आसपास काफ़ी अच्छा नेचर व्यू है, देख सकते हैं आप। और अब हम चल रहे हैं अंकल जी के घर और बात करते हैं आज एक्सपीरियंसेस के बारे में और विक्रम सर के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम यहाँ से अंदर चल रहे हैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर के अंदर। और अंकल जी ने आकर गेट खोल दिया था। फ़िलहाल अभी हम बाहर का आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, तो अंकल जी की परमिशन के साथ हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये व्लॉग शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में होने वाला है, तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप व्लॉग पूरा देखें। हालांकि काफ़ी लंबा हो गया है व्लॉग, बट इसमें विदाउट एनी कट इसको मैंने यहाँ पर शूट किया है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। और आगे शुरू करते हैं ब्लॉग को। वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। और आज हम आए हैं हमारे लेजेंडरी कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर पे। और आज हम उनकी लाइफ के बारे में कुछ अनकही बातों को सुलझाएंगे और जानेंगे कि कैसा उनका बचपन से लेकर जब तक उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन करी और एट द कारगिल वॉर तक उन्होंने उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस और उनके लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ हैं आज उनके फादर साहब। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अस। और फाइनली हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे आपसे मिलके भी। और कैप्टन विक्रम बत्रा जी की लाइफ के बारे में आज हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। सो बचपन से लेके वैसे हमने मूवी में देखा था, जैसे अभी मूवी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, तो हमने देखा उनकी लाइफ के बारे में, कैसे वो बचपन से ही मिलिट्री में जाना चाहते थे और उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। और नॉर्मली वो फंक्शंस में भी जाते थे मिलिट्री ड्रेस पहन के। सो बताएंगे थोड़ा सा मुझे विक्रम जी के बारे में। देखिए, बचपन से ही बड़े मेधावी थे, बड़े ब्रिलियंट थे, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं वो। और हमेशा अपनी प्राइमरी क्लासेस से लेके और पूरी एजुकेशन में यानी +2 तक वो हमेशा फर्स्ट डिविजनर रहे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी वो बहुत आगे रहते थे और तकरीबन सभी गेम खेलते थे। वो क्रिकेट भी खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे, स्क्वॉश भी खेलते थे और टेबल टेनिस भी खेलते थे। और टेबल टेनिस में तो वो चैंपियन थे। उन्होंने कांगड़ा को रिप्रेजेंट किया था हिमाचल के फाइनल्स में, स्टेट लेवल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है नेशनल लेवल पर, जो हमारा सेंट्रल स्कूल्स का जो नॉर्थ जोन है, पूरा जम्मू कश्मीर जोन जो है सारे स्टेट्स को कवर करता है नॉर्थ में, उसको उन्होंने नेशनल में रिप्रेजेंट किया था। तो नेशनल चैंपियन भी रहे हैं। और बड़ी उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत था उनमें, दूसरों की हेल्प करने में हमेशा वो तैयार रहते थे। और बड़े ही एक हंसमुख कहिए, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत था उनमें। स्कूल में सभी बच्चे और टीचर्स सबकी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। हमने भी फिल्म में देखा, मतलब वो काफी होनहार थे। जितना भी आपने बताया उतना तो हमें भी नहीं एक्सप्लोर उसमें दिखाया था मूवी में। सो मतलब काफी मल्टी टैलेंटेड उनकी पर्सनैलिटी थी। बड़े धनी व्यक्तित्व के स्वामी थे बचपन से ही वो। और जो है यारों के यार थे, बड़ी दोस्ती निभाना जानते थे वो। सभी की हेल्प करना, चाहे कोई अपना सहपाठी हो या कोई अध्यापक हो, सबके वो के साथ कोऑपरेट करते थे। और जैसा कि बताया मैंने अभी कि खेल कूद में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में वो जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब होता था तो आधे प्राइजेस तो वही ले लेते थे। तो यहाँ पर भी वैसे लगे हुए हैं। ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको, अभी ऊपर एक रूम बनाया हुआ। अच्छा। तो वो मैक्सिमम प्राइजेस वो ले जाते थे।
और यहाँ से +2 उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण किया और उनका साइंस स्ट्रीम था और उन्होंने दोनों स्ट्रीम रखे हुए थे। कोई होता है ना लोग एक स्ट्रीम रखते हैं, मेडिकल स्ट्रीम रखा है या नॉन मेडिकल रखा है, पर वो दोनों स्ट्रीम रखे थे उन्होंने कि जो भी ठीक रहेगा आगे चल के उसको। तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों +2 तक उन्होंने रखे थे और सारे शहर में बड़े पॉपुलर थे वो, बड़े हंसमुख थे, बड़ी इज्जत करते थे अपने से बड़ों की। उनके क्वालिटीज ऑफ सोल जो कहते हैं ना, क्वालिटीज ऑफ सोल, डिग्री varies from person to person vary करता है। So he had a lot of qualities of his soul. He used to respect to the elders. He used to love to youngers. ये आजकल वैसे होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है आज के टाइम में। तो वैसे ही वो एक बड़े जिसको कहें नोबल सोल थे वो, नोबल सोल। वो फिल्म में वैसे हमने देखा है काफी, मतलब जब मिलिट्री में जाते हैं तो काफी अपने सीनियर्स के साथ भी और अपने कलीग्स के साथ काफी घुल मिल के रहते हैं और काफी मजाकिया रहता है उनका। बहुत मजाकिया भी थे, खुद भी हंसते रहते थे, हंसाते भी रहते थे और उनमें अभिमान तो था ही नहीं। अभिमान नाम की कुछ चीज ही नहीं, ईगो कहते हैं जिसको, ही हैड नो ईगो एट ऑल। वो जो है नॉर्मली ऑफिसर्स क्या होता है कि ऑफिसर्स मेस में ऑफिसर्स के बैठे खाना खाते हैं, लेकिन वो हफ्ते में 2 दिन अपने सिपाहियों फौजियों के साथ बैठ खाते हैं। नहीं, वो बहुत एक यूनिक चीजें होती हैं जो मिलती नहीं है देखने के लिए। तो यहाँ से उन्होंने +2 किया। ओके, तो उनकी स्कूलिंग हिमाचल से हुई है या? हिमाचल से हुई है। पहले वो डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर में थे, हाँ जी, वहां से उन्होंने मिडिल पास किया और मिडिल के बाद में फिर वो केंद्रीय विद्यालय पालमपुर में उन्होंने 9 से लेकर के +2 तक किया। ओके, सो स्कूल में तो वो काफी अच्छे थे, आपने जैसे बताया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो बहुत इन्वॉल्व थे। एक ऐसा समझिए कि जैसे हेड बॉय होता है स्कूल के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, कप्तान होता है, ही वाज जस्ट लाइक दैट। और वो सारे अध्यापक और इवन प्राचार्य महोदय जो थे, प्रिंसिपल सर, वो भी उनको बड़ा लाइक करते थे। उनके फोटो भी हमारे पास 1-2 पड़े हैं यहाँ वहाँ, तो वो भी उनको बहुत पसंद करते थे और सभी टीचर उनको पसंद करते थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व, ऐसा ऑरा था उनका चेहरे का। तो जैसा बता रहे थे उनकी एक्टिविटीज के बारे में और उनके बारे में, सो मतलब काफी अच्छी और यूनिक एक्टिविटीज और उनकी क्वालिटीज थी जो उनके अंदर थी, जिस वजह से शायद उन्होंने आगे मिलिट्री में ही जाने का फैसला करा। सो बचपन में जैसे वो काफी एक्टिव थे इस चीज के लिए कि उन्हें मिलिट्री में ही जाना और फोकस थे एक पर्टिकुलर कैरियर पे कि उनको उसी के अंदर ही रहना है। तो वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में कोई आइडिया आपके पास? थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि एक तो उनके अंदर बचपन से ही एक देश प्रेम की भावना, एक पैट्रियटिज्म जिसको कहते हैं, वो उनके दिमाग पर छाई हुई थी। कारण ये भी थे कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ फैमिली का जो एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो बच्चों पर बहुत अफेक्ट करता है। बिल्कुल, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी करता है एज पर द एनवायरनमेंट। तो एक तो हमारे घर का, फैमिली का प्रारंभ से ही ऐसा वातावरण रहा है, शुद्ध बिल्कुल, कि उनकी जो माता जी हैं वो बड़ी धार्मिक विचारों की रही हैं। वो रामायण का पाठ हमेशा से करती रही हैं और श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन मैं भी करता रहा हूँ प्रारंभ से ही। तो वो भी चीजें होती हैं और बचपन में अक्सर होता है कि बच्चे अपने बड़ों से, माता पिता से या दादा दादी, नाना नानी से अक्सर कहते हैं कि रात्रि में सोने से पूर्व के हमें कोई कहानी सुनाइए। तो मैं अक्सर उनको जो है, क्योंकि मैं शुरू से भी, मैं खुद स्वयं पैट्रियट रहा हूँ बचपन से ही, और जो है हमने देखा कि कैसे देश गुलाम रहा है, हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ। तो वो आई यूज्ड टू टेल देम द स्टोरीज ऑफ आवर ग्रेट पीपल, great heroes of the real life heroes like Maharana Pratap, Bhagat Singh ji, Sardar Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, Chhatrapati Shivaji. So I used to tell such stories to him so that he may imbibe those qualities in him, and he be a brave man. I wish like that. तो वो चीजें जो होती हैं वो माता पिता पर काफी मुनस्सर होती हैं। बिल्कुल। तो वो संस्कार उनको घर से प्राप्त हुए। कुछ पूर्व संस्कार भी होते हैं, पूर्व जन्म के भी होते हैं, कुछ हमसे मिले उनको। तो इस तरह से वो काफी, उनका देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर था।
और चूंकि मैंने बताया था कैसे मुगलों ने जो है अगर शासन किया, अंग्रेजों ने किया, कैसे उन्होंने टॉर्चर किया हमारे लोगों को। सो वो एक उनके दिमाग पर एक काफी इम्पैक्ट, उस तरह की एक इम्पैक्ट और एक छवि आ गई जो उन्हें अंदर से प्रेरित किया और अंदर से गट फीलिंग आई कि नहीं मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। देश की भावना जो है वो उनके अंदर पैदा हुई। और इसके साथ ही दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये पढ़ते थे केंद्रीय विद्यालय में। तो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं नॉर्मली ये मिलिट्री कैंट में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर भी जो केंद्रीय विद्यालय है वो पालमपुर कैंट में स्थित है। और इनके साथ में जो बच्चे पढ़ते थे, इनके फ्रेंड्स, खास करके इनके फ्रेंड्स जो थे आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे। हाँ जी, हाँ जी। ब्रिगेडियर्स के बच्चे थे, कर्नल्स के बच्चे थे, इनके फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे। और उनमें से आज कई ब्रिगेडियर भी हैं, कर्नल्स भी हैं। तो उनके साथ में इनकी खास मित्रता होती थी और वो अक्सर हमारे घर भी आते थे और ये भी उनके घर जाते थे। So that how things and he was very much impressed with the life of the army officers. उनका जो डिसिप्लिन लाइफ है आर्मी ऑफिसर्स का, उससे ये काफी प्रभावित थे। तभी इन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, डिसाइड कर। और वो नियर और फ्यूचर में वो उन्होंने अचीव भी किया। फ्यूचर में उन्होंने अचीव किया, बस फिर वो उन्होंने फोकस कर लिया उस पर और आगे के उसी लाइन पर वो चलते। सो बीच में उन्होंने जैसे दिखाया गया था और बताया भी गया था मर्चेंट नेवी में भी वो जा रहे थे, बट उन्होंने लेटर ऑन उस चीज को उन्होंने चेंज किया अपने डिसीजन को, एंड देन वो मूव फॉरवर्ड टू अपना मिलिट्री में ही गए। वो फिर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से +2 करने के बाद ही इनका एडमिशन हमने करा दिया था DAV कॉलेज चंडीगढ़ में। सेक्टर 10 है उसमें DAV कॉलेज है, काफी पुराना और नॉर्थ इंडिया का माना हुआ कॉलेज है। और वहाँ एडमिशन उनका करा दिया, वहाँ से उन्होंने BSc किया। ओके, बैचलर इन साइंस। बैचलर इन साइंस BSc किया। उस दौरान कॉलेज पीरियड में ये हॉस्टल में रहे हैं 3 साल। और उस पीरियड में इन्होंने NCC भी ऑप्ट किया था, NCC कैडेट रहे हैं ये। और NCC में भी इन्होंने काफी एक्सेल किया है अपने आप को। ये इन्होंने C सर्टिफिकेट क्लियर किया NCC का जो होता है। और इसके अलावा ये सीनियर अंडर ऑफिसर रहे, जो कि NCC कैडेट्स में सबसे ऊंचा रैंक माना जाता है, सीनियर अंडर ऑफिसर कॉलेज कैडर में। इसके अलावा उनका सिलेक्शन जो है वो RD परेड जो हमारी दिल्ली में होती है 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे परेड, तो उसका भी सौभाग्य इनको ही प्राप्त हुआ। चंडीगढ़ से केवल आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ से सिर्फ 2 कैडेट सिलेक्ट हुए थे, जिनमें से एक विक्रम जी थे। तो ये इन्होंने 1994 में 26 जनवरी में दिल्ली में जो RD परेड होती है उसमें इन्होंने शरीक हुए थे। और ये 2 बार बेस्ट कैडेट नॉर्थ इंडिया में डिक्लेयर किए गए थे। नॉर्थ रीजन के सारे नॉर्थ इंडिया जितना हमारा है उसमें ये 2 बार बेस्ट कैडेट सिलेक्ट हुए। सो मतलब मल्टीपल अचीवमेंट है बिल्कुल। और इनका ये था कि एम्बिशियस थे ये, और हमेशा अपने आप को ये एक्सेल करते थे और परफेक्शनिस्ट थे। कि जो भी काम करना है उसको पूरे परफेक्शन के साथ करना है। तो ये इनका एक खास एक ये इनका मेन पॉइंट था जिसकी वजह से ही विल बी इन मिलिट्री इन फ्यूचर। एंड उन्होंने एट द अर्ली एज में उन्होंने एक रैंक भी अपने को दे दिया था, कैप्टन। अपनी कॉलेज लाइफ में ही उन्होंने जो है इतना जितना कुछ वो अचीव कर सकते थे कर लिया था। टू बी ए बेस्ट कैडेट इन नॉर्थ इंडिया, पार्टिसिपेट इन RD परेड, पैराट्रूपिंग का इन्होंने, चूंकि एयर विंग NCC में थे तो पैराट्रूपिंग का भी कुछ दिन का इन्होंने ट्रेनिंग किया। और NCC में ये अपना जैसे बताया मैंने आपको C सर्टिफिकेट किया, सीनियर एंड ऑफिसर रहे। तो वो उनका एक ना बड़ा ही एक ऐसा था कि वो he used to be in front, he used to be in first line। तो वो उनका शुरू से ही ऐसा था। और बड़ा उनका जीवन में उन्होंने अपना एक उद्देश्य जो है वो रखा हुआ था। एक पॉजिटिव साइड के साथ उन्होंने एक अपना एक टारगेट रखा हुआ था कि वो उन्हें करना है। लाइफ को एक बड़ा उन्होंने एक ऐसी लाइन में चलाया हुआ था जो कि आगे जाकर कहीं न कहीं ऊंचे स्थान पर खुद ले जाती है, पहुंचा देती है। और वो एक्चुअल में गए भी वहां पर। सो लाइक कारगिल वॉर के बारे में थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, बट जब मतलब उनको बताया गया कि JK RF में थे वो, तो उन्हें बताया गया था कि आपको कारगिल वॉर में जाना है,
as a थोड़ा main सा front? अभी आपने बात की थी मर्चेंट की, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। जब अभी बीएससी प्रीवियस में थे तो कुछ एडवर्टाइजमेंट मर्चेंट नेवी की निकली थी। मल्टीनेशनल कंपनी थी, इंटरनेशनल, बारबरा शिपिंग कंपनी, जिसका कि हेडक्वार्टर हांगकांग में है। ओके ओके। तो अब होता क्या है कि जब आदमी कॉलेज में होता है तो वो थोड़ा सा करियर के बारे में सोचना शुरू कर देता है बिल्कुल कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर मैं ज्यादा बोझ ना बनूं, बिल्कुल, और इंडिपेंडेंसी मैं जल्दी से जल्दी अपना करियर जो है मैं बना Set सकूं, करूं। ताकि मैं माँ बाप की भी हेल्प कर सकूं। बिल्कुल। तो उन्होंने उसको अप्लाई किया। हालांकि दिल के उनके अंदर तो आर्मी थी, बस्ती आर्मी थी थी, वो, लेकिन बिल्कुल। वो एक वही एक जैसा कि मैंने बताया आपको कि करियर बनाने का एक एक बिल्कुल। एक पैदा हो जाता है मन के अंदर के और फिर घर वालों का भी सपोर्ट करना, एक एट द एज की एक पॉइंट पे आ जाता है कि हाँ, कि चलो घर वालों मैं को हाउ भी लॉन्ग support- मैं उनसे पैसा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सो एक डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी रहनी चाहिए खुद तो के पास उन्होंने भी। उसको अप्लाई किया और वो बॉम्बे गए, खुद अकेले बॉम्बे गए। हालांकि अभी उम्र भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, जी हाँ जी। 18-19 के पास में उनकी उम्र थी, 18 के आसपास। तो वो मुंबई गए वो स्वयं अकेले। जब मैंने उनसे कहा कि मैं चलता हूँ, तो कहने लगे नहीं नहीं बेटे, आपकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर बड़े सकता सेल्फ रिलायंट थे। हूँ। ऐसा नहीं थे कि वो डरू टाइप बच्चे नहीं थे। नहीं, वो तो देख के ही लगता है, बिल्कुल देख के कि नहीं थे वो मतलब। कहने लगे कि मैं अकेले ही जाऊंगा। अकेले गए एक बार, और वहाँ रिटन टेस्ट दिया उन्होंने। रिटन टेस्ट आउट ऑफ 400 कैंडिडेट्स उसमें अपेयर हुए थे, और आउट ऑफ 400 सम 80-85 के आसपास में जो रिटन क्वालिफाई जिन्होंने किया था। और दोबारा फिर वो इंटरव्यू ले गए सेकंड टाइम अगेन आफ्टर 1 मंथ। तो फिर भी अकेले गए वो, और इंटरव्यू दिया उन्होंने। आउट ऑफ 85 उसमें 20-25 के बीच में जो फाइनली सेलेक्ट हुए। ओके ओके ओके। सो ही वाज फाइनली सिलेक्टेड। फाइनल सिलेक्शन उनकी हो गई, और चूंकि वो स्पोर्ट्समैन भी थे, फिजिकली फिट थे, हर चीज क्वालिटीज था उनमें, इंटेलिजेंट भी थे, तो ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द मर्चेंट नेवी डेक कैडेट। और डेक कैडेट पहले लेते हैं ये लोग। तो डेक कैडेट जो होते हैं, दे राइज अप टू द पोस्ट ऑफ द शिप कैप्टन, क्योंकि बाद में वही प्रमोट होकर के शिप कैप्टन की रैंक तक जाते हैं। उनकी काफी हाई सैलरीज होती हैं। I'm aware about that part. You might be knowing it. Yes yes So yes. वो जो है फिर वो कॉलेज छोड़ के घर आ गए कि अब मैंने फलानी तारीख को जाना है, सो आई शुड स्टे एट पालमपुर ओनली। तो उनकी अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गई, उनके लिए ट्रेनिंग की लेटर आ गई कि आप मड्रास में, चेन्नई में ज्वाइन कीजिए, ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए चेन्नई में। पहले प्री कोर्स ट्रेनिंग होती है उसकी, प्री कोर्स ट्रेनिंग के लिए लेटर आ गया कि ज्वाइन कर लीजिए। और डेट भी आ गई, फलानी डेट को रिपोर्ट करनी वहाँ पर। तो जब ये फाइनल लेटर आ गया तो फिर उन्होंने सोचा ठीक है, तो मैं रहता हूँ पालमपुर में। और लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या हुआ कि वो 1-2 दिन जब रह गए थे जाने के लिए, रेलवे बुकिंग भी हो गई थी, उनकी ड्रेसें भी बन गई थी सारी, और 1-2 दिन रह गए थे, तो कहने लगे अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं सोचता हूँ कि मैंने नहीं जाना है, मर्चेंट नेवी में नहीं जाना है। तो इन्होंने पूछ लिया कि बेटा ऐसी क्या बात, क्यों ऐसा आपने सोचा? तो कहने लगे कि मम्मा ठीक है, उसमें पैसा तो बहुत है, अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ ज़्यादा पैसे की, ईश्वर की कृपा है, हम लोग दोनों सर्विस में हैं, चल रहा है काम। तो कहने लगे तो ठीक है, फिर मैं मर्चेंट में नहीं जाऊंगा। ओके ओके, सो दैट्स द पॉइंट जहाँ पर उन्होंने अपना डिसीजन चेंज करा एट द He asked his mother that do you require more money? Then she said कि no बेटा, हमें ज़्यादा after discussing her mother, we are self sufficient। तो कहने लगे ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं मर्चेंट में नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर क्यों? कहने लगे फिर मैं तो आर्मी में कमीशन। ओके, तो फिर वहाँ पे उनका वो सेट हो गया कि नहीं, अब आर्मी में ही कमीशन लेना है। Okay. और फिर मुझसे कहने लगे डैडी मैं क्या करूँ, मैं तो 1 महीने से कॉलेज में जो है मेरी अटेंडेंस लग नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ, मेरा तो नाम स्ट्रक ऑफ हो गया होगा। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा आप ऐसा करो, आप चले जाओ चंडीगढ़ वापस, और यू डायरेक्टली गो टू योर प्रिंसिपल, और उनके पास जाके उनको बता दो कि सर ऐसा ऐसा हुआ, मेरी सिलेक्शन हो गई थी और मैंने जो है आइडिया ड्रॉप कर दिया है जाने का, तो यू प्लीज अलाउ मी टू अटेंड द क्लासेस। तो चले गए वो, फिर अपना ऐसा ही किया उन्होंने, और जाकर के उन्होंने परमिशन दे दी प्रिंसिपल सर ने कि
वो क्लासेस कर सकते हैं ज्वाइन। एंड ही डिड हिज बीएससी फ्रॉम देयर। तो वहाँ से उन्होंने बीएससी किया। बाकी उनका मैंने एनसीसी का करियर आपको बता ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। कैसे वो एनसीसी में उन्होंने एक्सेल किया अपने आप को। अब उनकी जाने की तैयारी थी एक किस्म की आर्मी में। और उसके बाद में उन्होंने हायर सेकेंड डिवीजन में बीएससी पास किया है। ओके। और this was the first time that he got higher second division. Otherwise, he was always the first division. वो एक महीने का जो गैप आ गया। हाँ, 80% प्लस उनका हमेशा रहा। So he's very you know in studies. Is kind of person who you know did studies a lot in his career till college. बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा सा गैप भी पड़ा। हाँ, और कुछ एनसीसी में भी एक्सेल किया उन्होंने काफी। क्योंकि एक आदमी होते हैं कि वो बिल्कुल किताबी कीड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो उन्होंने हर तरफ ही एक्सेल किया है। ऑलराउंडर, मल्टीफैसेटेड थे। फ्रेंड्स का सर्कल है, एंजॉय करना है, जाके उनके साथ बैठना है, खेलना है, हंसी मजाक व्हाटएवर, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है। तो वो जो है बीएससी में उन्होंने हायर सेकेंड डिवीजन ही अचीव्ड। उसके बाद में फिर जब उन्होंने ड्रॉप कर दिया मर्चेंट से, तो फिर कहने लगे कि डैडी मैं एमए इंग्लिश ज्वाइन कर लेता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। ओके। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एमए इंग्लिश ज्वाइन कर लेता। तो मैंने कहा बेटा एमए इंग्लिश क्या मतलब हुआ, यू आर द साइंस ग्रेजुएट, एमए इंग्लिश? कहते नहीं डैडी मैंने एमए इंग्लिश नहीं करना है, मेरा कोई मकसद नहीं है एमए इंग्लिश करने का, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए एमए में एडमिशन लेना चाहता हूँ कि उससे ये होगा कि एक तो मुझे हॉस्टल रूम मिल जाएगा। आई वॉन्ट टू स्टे एट चंडीगढ़, सो आई विल गेट द हॉस्टल रूम बाय टेकिंग एडमिशन लेकर के। उनका देखिए माइंड सेट कैसा बना वो। तो प्री प्लानिंग था सब कुछ, उनका सब सेट था, बस उसे करना था उनको कि फर्दर कैसे करना है। और दूसरा ये कि मैं तो एमए तो क्या करनी है, मैं अपनी तैयारी करूंगा सीडीएस एग्जाम की। सीडीएस जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसकी मैं तैयारी भी करता रहूंगा, हॉस्टल भी मिल जाएगा। सो दैट वे मेरे लिए दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी और इजी रहेगा। इजी रहेगा। तो उन्होंने एमए में दाखिला ले लिया इंग्लिश में, और हॉस्टल भी मिल गया उनको। हॉस्टल में रहने लगे और पूरा साल उन्होंने तैयारी की इसकी, 6 महीने सीडीएस एग्जाम की। काफी डिफिकल्ट एग्जाम होता है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है। आई एम अवेयर क्योंकि मैंने कुछ पेपरों की मैंने कुछ तैयारी करी थी। हाँ, क्योंकि काफी लाखों लोग इसमें अपेयर होते हैं बच्चे, एंड वेरी फ्यू आर फाइनली सिलेक्टेड आफ्टर रिटन क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद फिर एसएसबी होता है। एसएसबी में भी वेरी फ्यू जो होते हैं, पूरे ग्रुप में 1 या 2-4 मुश्किल से सिलेक्ट होते हैं पूरे ग्रुप में। तो he did the preparation वो किया उन्होंने सारा, और he got qualified this CDA and CDS। उसके बाद में उनको SSB हुआ वहाँ पर इलाहाबाद बोर्ड में। इलाहाबाद बोर्ड को हम टफेस्ट मानते हैं सबसे। जितने भी बोर्ड हैं कंट्री के अंदर 5-7, सबसे कठिन बोर्ड इलाहाबाद। मेरे ख्याल 4 बोर्ड है, मेरे तो ख्याल है जहाँ तक 4 या 5। तो उनका पहली अटेम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया, उसको भी सिलेक्ट हुए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में। सीडीएस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया उन्होंने, और ये जो है इसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसपी को भी क्लियर किया। ओके। सो आफ्टर दैट ही डायरेक्टली रिक्रूट टू यस ही गॉट द अपॉइंटमेंट। और ये एसएसपी के बाद जब वापस आए हैं, वहां पर इनको अलॉट हो जाता है कि आपको कौन सी यूनिट में जाना है, कौन सी रेजिमेंट में जाना है। तो ही वाज गिवन द इन्फेंट्री। इन्फेंट्री दिया गया था इनको, और इन्फेंट्री में पर्टिकुलरली जो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स जो रेजिमेंट है, दिस इज रेजिमेंट 13 जैक रिफ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट में इनको डाला गया, और इन्होंने फिर अपनी रिपोर्टिंग जो है वो जबलपुर में करनी थी, क्योंकि जबलपुर इनका रेजिमेंटल सेंटर है। तो वहाँ पर इन्होंने रिपोर्टिंग किया। उसके बाद में इनका फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो सोपोर में हुआ। सोपोर जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर से कोई 60-70 किलोमीटर। My maternal uncle is in that Sopoor area. Yes, so they are in ITBP. अच्छा, ITBP. Yes, so they now they are retired, but yes. हाँ, तो वो बड़ा मिलिटेंसी पोन एरिया है सोपोर जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सेंसिटिव एरिया है वहाँ। आज के डेट में भी कभी ना कभी वहाँ ऑपरेशंस हो जाते हैं, होते रहते हैं, न्यूज़ तो आती रहती हैं। तो वहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई,
वहाँ पर उनके जो है वो वहीं से फिर उनके मिलिटेंट्स के साथ में भी इनके एनकाउंटर्स हुए हैं। और लेकिन इनका स्वभाव जैसा मैंने बताया कि बहुत अच्छा नोबल स्वभाव था। इनकी कुछ जो वहाँ कश्मीरी भाई जो नेशनल लेवल उसके स्ट्रीम के हैं उनके साथ बड़ा इनका अच्छा था, व्यवहार था। और इन्होंने जैसा दिखाया भी है, हाँ, पिक्चर में भी यही पिक्चराइज किया गया है, थोड़ा सा दिखाया उन्होंने। और वो फैमिलीज इनको बहुत पसंद करती थी इनको, और ये भी उनको जो है एनकरेज उसके लिए करते थे कि नेशनल स्ट्रीम में लाने की। बल्कि वो जैसा फिल्म में दिखाया है कि एक लड़के को इन्होंने बिल्कुल नेशनल स्ट्रीम में लेके आए जो मिलिटेंट बन गया, बहुत चाय वाले का बेटा मिलिटेंट बन गया था। सो एक्चुअल वो इट इज फैक्ट, दैट्स फैक्ट। ये कंटेंट्स जो है बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेंट्स लिए गए, इसमें कोई ड्रामेटिक वाली बात नहीं है। ओके। और बल्कि उनके जो है वो बेचारे बाद में भी जब उनका कैजुअल्टी हुआ तो वो हमारा हाल चाल पूछते रहे, 1-2 बार पूछा। तो ये सारा जो दिखाया वो ठीक है दिखाया। बल्कि एक गोली एक बार इनके शोल्डर से निकल के चली गई, दूसरे को लग गई थी इनके फौजी भाई को, सैनिक को इन बिटवीन। तो हाँ, तो इन्होंने बड़े उससे कहा था, अपनी सिस्टर को भी बोला था कि दीदी वो गोली शायद मेरे लिए नहीं दिखाया। एक ये है, एक पिक्चराइज किया गया, पिक्चराइज है ये वाला किया है थोड़ा सा। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। और हमेशा आगे रहते थे, अपने जवानों को कहते थे कि चिंता मत करो, मैं हूँ। हमेशा आगे रहते थे। और उनको ये लगता था कि ये हमारे साथ में है तो कोई बात नहीं है, हम ठीक इसलिए। ओके, सो लास्ट जब इसमें ये आपका 1999 में जब कारगिल वार हो रही थी, एट दैट टाइम इनको जब फाइनली बोला गया कि नहीं अब आपको अटैक करना है और पीक को कैप्चर करना है, सो बिफोर देन दैट आपसे कोई बातचीत एक्चुअली जाने से पहले अभी ना जब ये लोग सोपोर में थे, इनका यूनिट जो 13 जगदीप है, तो इनके ना पीस स्टेशन के ऑर्डर हो गए थे क्योंकि इनका टाइम वहां पर पूरा हो गया था। डिस्टर्ब एरिया का जो टाइम था इनका वो पूरा हो गया था। ओके, तो इनके ना पीस स्टेशन के ऑर्डर हो गए थे शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। वहां के ऑर्डर इनके हो गए थे, इनके यूनिट के। और एक एडवांस पार्टी चली भी गई थी। लेकिन तभी क्या हुआ कि वहां से जो घुसपैठ उस समय हुई 99 में, पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे वो उन्होंने घुसपैठ की अंदर, हमारी जो एलओसी का उन्होंने डिस्टर्ब किया था। हाँ। क्योंकि एज पर द ट्रिनिटी जो है कि आपको नीचे आ जाना चाहिए था। एग्रीमेंट जो था, एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो ये था कि विंटर में नीचे चले जाइए अपने अपने बाउंड्री के अंदर। पर वो उन्होंने थोड़ा सा धोखा किया इस हिसाब से, और वो वहीं पर डटे रहे। और बाद में वो उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की, कई किलोमीटर अंदर आ गए हमारे बॉर्डर के अंदर आ गए, एलओसी के अंदर आ गए। और धीरे धीरे उनकी संख्या पहले थोड़ी थी, फिर वो बढ़ती बढ़ती। और जब हमें पता चला, हमारी जो फौज है, जब पता चला तो वो लोग काफी अंदर आ चुके थे। और वो एक माहौल जो है वो वार वाला सिचुएशन, युद्ध वाली जो स्थिति है वो बन गई थी। तो एकदम से जब इनका ऑर्डर हुए शाहजहांपुर के, तो बस अभी पूरी यूनिट गई भी नहीं थी कि इनको जो है कारगिल के ऑर्डर हो गए कि आप लोगों ने जो है द्रास में, चूंकि लड़ाई शुरू हो गई है, द्रास कारगिल के लिए आपको जाना है। तो फिर ये लोग वहां से सभी लोग द्रास कारगिल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो वहां फिर ये बाद में फुल फ्लाइट वार शुरू हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि कारगिल की वार जो है ये एक बड़ी मतलब जिसको कहते हैं टफेस्ट वार, कठिनतम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर 15,000 से लेकर के 17 और 18,000 के फीट पे जो हाइट है, उतनी हाइट पर ये लड़ाई दुनिया में शायद पहली बार हुई है। और वो जिस रास्ते से वो गए थे वो बिल्कुल स्टिफ। और वो भी जब ये लोग हाइट पर थे, पाकिस्तान जो है एनिमी सोल्जर्स, दे वर ऑन टॉप, हाइट पर थे। हमारी जो सेना थी वो नीचे थी, और नीचे से ऊपर की तरफ हम सभी मानते हैं कि मार करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऊपर वाला जो है आसानी से मार सकता है। तो ये सिचुएशन बनी हुई थी। और फिर जो है इनको पहले उस पर 5140 जो तोलोलिंग का पहाड़ है उसके आगे की चोटी है ये, तो 5140 के लिए इनके आदेश होते हैं। ये बड़े खुश थे कि मुझे इतने जल्दी जो है लड़ने का मौका मिल रहा है फौज में। एंड ही अचीव एक्चुअली दैट
जो उनको टारगेट मिला था, बट स्टिल वो उनको नेक्स्ट टारगेट के लिए उनको मना किया गया था, बट ही इंसिस्ट कि नहीं मुझे ही जाना है। यस यस यस। तो ये जैसा कि अभी हम 5140 की बात कर रही थी, आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी है काफी कि कैसे उन्होंने वहां पर जो है वो उनको मारा है, खत्म किया है 7 लोगों को, और कुछ लोग गिर के मर गए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं, वहाँ उनके बंकर भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, 2-4 बंकर डिस्ट्रॉय किए हैं, और बाद में इन्होंने ये नारा दिया था वहाँ पर अपना विक्ट्री सिग्नल कि ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये नारा इन्होंने वहाँ पर, बिल्कुल ये कैप्टन विक्रम बत्रा की तरफ से था। तो ये एक सारी कंट्री में एक जिसको कहते हैं कि अवेकनिंग सी हो गई थी, और एक जज्बा, नेशनल जज्बा लोगों में जाग गया था। तो ये वहां से फिर ये नीचे आते हैं, और उसमें कमाल की बात ये थी कि वहां पर इनकी तरफ से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी, इंडियन साइड से। इंडियन साइड से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, और उसको फतेह कर लिया गया। दे बिकम विक्टोरियस विदाउट एनी कैजुअल्टी। तो ये एक आर्मी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर एक साथ आई बिलीव 3 आपके उनके बंकर थे। हाँ, वो भी इन्होंने नष्ट किए। वो भी नष्ट किए हैं, हैंड ग्रेनेड्स वगैरह फेंक करके उनको भी तबाह किया है, और उन दुश्मनों को मारा है वहां पर। और लास्ट में फिर ये जो है, बाद में फिर ये लोग दूसरे दिन वापस आते हैं, 1-2 दिन के बाद शायद आते हैं, क्योंकि कई बार रिटेलिएशन हो जाता है उसके। तो वो फिर वापस नीचे आते हैं, उनका जो बेस कैंप था द्रास के अंदर, वहां पर ये लोग वापस आते हैं। तो वहां पर अच्छा, इसके साथ ही इन्होंने एक रॉकी नॉब है, वो भी इन्होंने फतेह किया है पहले, 5140 से पहले रॉकी नॉब जो है वो फतेह किया है। जब ये वापस आए हैं तो अभी तो लड़ाई बहुत तीव्र गति से चल रही थी काफी, और एक हमारी और चोटी है जिसको वो टाइगर हिल का ही हिस्सा है, उसको 4875 चोटी नाम दिया गया है ना, चोटियों को नंबर दे दिया गया है, सो दैट इजी टू आइडेंटिफाई, और उन्हें भी पता रहेगा कि यस ये हमने अपने अंडर कैप्चर कर लिया करना है। तो 4875 पर हमारी 2 कंपनीज ऑलरेडी थी। वो कंपनीज जो हैं विथहेल्ड कह लीजिए, और वहां पर और आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी फौज बहुत ज्यादा थी, और उनके पास में एमिनिशन भी बहुत पहले से वहां पर सेट हो चुके थे, पक्के वो बना लिए थे उन्होंने, बिल्कुल अपने पक्के शेल्टर्स बंकर्स वगैरह बना लिए हुए थे। और वहां पर 2 कंपनियों के बाद और कंपनीज की आवश्यकता पड़ी, वहां से मैसेज आया, तो उसको रीएनफोर्समेंट कहते हैं। रीएनफोर्समेंट के लिए यहाँ पर बात चली कि रीएनफोर्समेंट के लिए हमने एक कंपनी और भेजनी है। तो विक्रम जी हालांकि उस वक्त पूरे ठीक भी नहीं थे, उनको बुखार भी था, इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद पूरा रेस्ट नहीं, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, माइनस में होता है कई बार, या विंटर में तो बिल्कुल ही माइनस में होता है, और अदरवाइज भी कम होता है, और ऑक्सीजन तो बहुत ही कम होती है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जब रीएनफोर्समेंट की बात चली तो उस समय विक्रम जी बुखार था उनको, उनकी चेस्ट में भी पेन था, और दाढ़ी बड़ी तो उनकी बढ़ चुकी थी, और जो है लेकिन उनके जो वहाँ पर उनके जो कमांडर थे वो क्या चाहते थे कि विक्रम अब ना जाएं, रेस्ट करें, क्योंकि ये ठीक नहीं है। उनके टीममेट्स भी यही चाहते थे ऑलरेडी इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इतना अचीवमेंट, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए। मगर वो जो है वो स्वयं इस बात के लिए तत्पर थे, क्योंकि उनका एक जज्बा था कि मैंने करना है कुछ कंट्री के लिए, और उनके जो सैनिक थे वो भी यही चाहते थे कि बत्रा साहब हमारे साथ जाएं। तो बत्रा सर जाएंगे तो भाई हम जो है, उनको कॉन्फिडेंस था कि कैप्टन विक्रम बत्रा अगर हमारे साथ हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, और हम विजयी होंगे जरूर। तो ऐसा कॉन्फिडेंस उनका था। तो जब उन्होंने देख लिया विक्रम जी ने कि ये जो है मेरी ही आवश्यकता है, और मुझे ही जाना है, मैं ही जाऊंगा, फिर उन्होंने आगे से लीड करा, फिर उन्होंने कहा कि सर मैं जाऊंगा। उन्होंने अपने कमांडर से स्पष्ट रूप से कह दिया कि सर मैं जाऊंगा और लीड भी करूंगा। हाँ, लीड भी करूंगा। और जो है वो जाते हैं उसके लिए 4875 के लिए, और ये मेरा ख्याल है 4 जुलाई को वहाँ से, वो 4 जुलाई 1999 को ये की बात है, जब वो 4875 के लिए वहाँ से प्रस्थान करते हैं, चढ़ाई शुरू करते हैं। और
5 तारीख को उन्होंने वहाँ से कहीं रास्ते से हमें लेटर लिखा है, एक 5 जुलाई को, कि इस तरह से जो है मैंने एक छुट्टी कैप्चर की है वो, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आगे भी मुझे सफलता प्राप्त हो। तो ऐसा वो लेटर हमें बाद में मिला है, 5 जुलाई को लिखा गया था। तो वहाँ पर फिर 7 तारीख की घटना है, जब ये टॉप पर चले पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर भी रात्रि में काफ़ी लड़ाई होती है, और किस तरीके से, जैसे कि आपने फिल्म में भी देखा होगा कि उनके एक साथी जूनियर ऑफिसर जो थे, मिस्टर नवीन नगप्पा, कैप्टन नवीन नगप्पा, जो कि साउथ इंडिया से हैं, और वो बेचारे बाहर थे और उनके पैरों में आकर के ब्लास्ट होता है, और उनकी जो ये 4 लेग की मसल्स हैं ये सब बर्स्ट हो जाती हैं, और उनको वहां से वो उन्हें लेकर भी आते हाँ, हैं, उनको अथाह पेन उनको हो रही होती है, और वो बेचारे दर्द से चीख रहे होते हैं। तो उनको जब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं उनकी चीखने की, तो वो कहते हैं कि उनको लाना है कवर फायर के साथ। हाँ, उनको लाना है, आप मुझे कवर फायरिंग दो, मैं उनको लाना है। और सूबेदार जो उनके हैं वो कहते हैं ठीक है सर, मैं पहले तो कहते हैं कि नहीं, उनको थोड़ी देर समय बाद ले आएंगे, थोड़ी रोशनी हो जाएगी, और लेकिन वो कहते हैं नहीं कि उनको अभी लाना है, अभी लाना है उनको, और क्योंकि हो सकता है कि सुबह तक शायद वो बचें ना बचें। तो सूबेदार साहब जाने लगते हैं, तो ये उनको रोक लेते हैं कि नहीं, आप नहीं जाओगे, आप फैमिली मैन हो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, और आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। और इस तरह वो फिर खुद जाते हैं और उनको लेकर के आते हैं। वो फंसे हुए थे बेचारे काफी, और उनको लेकर के आते हैं, और जहाँ पर सेफ जगह फिर वहाँ से वो उनको वापस भेज देते हैं, वहाँ से लिफ्ट करके उनको भेज दिया जाता है श्रीनगर। तो वहाँ फिर वो अकेले लड़ते हैं उस जगह पर जहाँ पर कैप्टन नवीन थे, वो उसके मोर्चे को ये स्वयं संभालते हैं, और वहाँ पर ये आगे की लड़ाई जारी रखते हैं। और आगे की लड़ाई जारी रखते हुए ये वहाँ पर 5 लोगों को मारते हैं, अकेले ही 5 लोगों को मारते हैं, हैंड टू हैंड फाइट में मारते हैं, हैंड कॉम्बैट में मारते हैं। मतलब 4 तो मेरे को 4 या 5, 4 तो याद है मेरे को, मतलब एक तो उनका जो उनकी राइफल होती है, उनके आगे जो नाइफ लगा होता है, उससे बोनट भी होता है, बर्छा भी होता है, उसको उसी से वो 4-5 को तो मार देते हैं। बिल्कुल बंकर के अंदर शेर थे वो, तभी शेर शाह उनका नाम जो दिया गया था, वो शेर थे और निडर थे, बिल्कुल डरते नहीं थे। और वहाँ पर इन्होंने 5 लोगों को ख़त्म किया है, और जो है अंत में कोई छिपा हुआ था कहीं पर हाइडिंग प्लेस में, स्नाइपर गन होती है, स्नाइपर गन से उनको टारगेट करता है, वो गोली लगती है उनकी छाती में, और वहाँ पर वो दुर्गा माता की जय कहते हुए शहीद हो जाते हैं। तो ये मैंने ब्रीफ में स्टोरी सुनाई, लगता है कि शायद इसी काम के लिए आए थे वो, और वो अपना काम किया और चले गए। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि विक्रम्स आर नेवर बॉर्न, दे जस्ट कम, डू देयर, परफॉर्म देयर ड्यूटी, एंड देन दे गो बैक। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, तो आप सर एक किताब के बारे में बता रहे थे हमें, विक्रम जी के ऊपर। सो उस किताब के बारे में थोड़ा सा एनलाइटन कर दीजिए, और थोड़ा सा बता दें कि क्या किताब के बारे में। देखिए, मैं तो मतलब जब ये 99 में वार समाप्त हो गई थी और विक्रम जी को परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया था, तो मुझे लगा था कि उन पर एक पुस्तक होनी चाहिए जो कि उससे पूर्व किसी ने लिखी नहीं थी। तो मुझे लगा कि जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ उतना शायद दूसरा कोई नहीं जानता होगा। तो सबसे पहल मुझे करनी चाहिए। उसके बाद में तो बहुत से ऑथर आए हैं और उनको प्रेरणा मिली। तो मैंने एक पुस्तक लिखी थी उन पर, परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा, द शेरशाह ऑफ कारगिल। परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा, द शेरशाह ऑफ कारगिल, ये टाइटल दिया था मैंने। और इसमें मैंने उनके बचपन से लेकर के, ये पुस्तक अमेज़न पर अवेलेबल है। गाइस देख सकते हैं आप, ये है पुस्तक जो उनके फादर साहब ने लिखी है। इसमें उनके फादर ने सारी चीजें बताई हैं अबाउट विक्रम बत्रा, फ्रॉम चाइल्डहुड टू द डे, द लास्ट डे। और ये किताब आपको अमेज़न में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट, और किताब को जरूर देखें, और हम भी इसकी कॉपी ले जाएंगे। वेरी इंस्पायरिंग बुक। और जो है उनका पूरा जो किस तरह से उन्होंने जो है एक्सेल किया है लाइफ में, आगे बढ़े हैं, वो
हमारे युवा प्रेरित होंगे इससे कॉफी। सो डू चेक आउट गाइस अबाउट दिस टाइम्स बुक ग्रुप ने छापी है ये, और इसे ज़रूर पढ़िएगा। मैं भी फिलहाल इसकी कॉपी ले जा रहा हूँ यहाँ से। एंड पढ़ के ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन अमेजोन में भी आप कर सकते हैं कमेंट, और इस वीडियो के ब्लॉग के अंदर भी आप बता सकते हैं आपको कैसी लगी बुक के बारे में। और फिलहाल तो ये इनके फादर साहब की एक कॉपी है जो इन्होंने लिखी है, तो विल लीव दिस कॉपी विद देम ओनली। सो थैंक यू सर फॉर योर टाइम जो आपने दिया हमें, और आई होप आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलती रहेगी, और आगे और भी नए पेट्रोइट आएंगे हमारे देश में फर्दर। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं मैडम, ये मैडम जनरल सुहाग थे हमारे, ये उनकी मिसेज हैं। Okay. और उनके द्वारा मेरी बुक का लॉन्चिंग हुआ था। एक्चुअली तो जनरल सुहाग सर ने करना था, लेकिन सिंस ही वाज बिजी, सो उनकी श्रीमती जी ने इस मेरी पुस्तक का लॉन्चिंग किया था। यहाँ यू कैन सी द बरखा दत्त इज देयर, और यहाँ पर ये जनरल जोशी हैं जो हमारे नॉर्थर्न कमांड के इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कमांडर हैं। और इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं ये दो लोग यहाँ पर। Okay. और ये जनरल पुरी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल ये शायद ये दिल्ली में लॉन्चिंग हुई थी। ओके। और ये हुई थी वहाँ पर आपका एक मॉल है, सिटी मॉल करके है, एक बड़ा मॉल है काफी। ओके। साकेत में साकेत सिटी मॉल, यस, सिटी मॉल। 3 मॉल है वहाँ पर, साकेत सिटी, हाँ, yes। एम्पोरियम और एक और है। हाँ, तो वहीं पर ही इसका बुक का लॉन्चिंग हुआ था। सो दोस्तों, ये थे विक्रम बत्रा जी के फादर साहब, और इन्होंने हमें यहाँ पर बताया आज उनके बारे में बहुत सी अनकही बातें हमें पता चली जो इवन मूवी में भी नहीं है। तो आई होप इस ब्लॉग के थ्रू आपको उनके बारे में और भी जानने के बारे में मिलेगा। और थैंक यू फॉर योर टाइम सर। और इस ब्लॉग को प्लीज अगर आपको पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें मैं आपको उनकी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, उनके बारे में प्रॉपर एक आपको छोटी सी एक विजिट दूंगा जिसमें उनके बारे में सारी फर्दर डिटेल्स दी होंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। यू गाइस प्लीज टेक केयर।